बच्चों, आज की इस कक्षा में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, इसकी आखिरी चौथी कक्षा में हम आपको दो तथ्यों के बारे में, महत्वपूर्ण दो तथ्यों के बारे में बताएंगे। पहला है भोजन में रसायन, केमिकल्स इन फूड, और दूसरा है शोधन अभिकर्मक, सफाई अभिकर्मक, क्लींजिंग एजेंट्स, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। अब भोजन में रसायन के बारे में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं भोजन में रसायन, केमिकल्स इन फूड, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो वास्तव में हमें जो भोजन है कुछ तो प्राकृतिक होते हैं खाद्य पदार्थ। प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को हम डायरेक्टली यूज कर ले, फ्रेशली यूज कर लेते हैं। प्रकृति से, प्रकृति के विभिन्न स्रोतों से जो भोज्य खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ में मिलते हैं, फूड इंग्रेडिएंट, तो वो हम सीधे सीधे यूज, जैसे सब्जियां हैं उनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, है ना। गेहूं है, हम उसको फ्रेश होता है उसका आटा बना के हम उसकी रोटियां खा लेते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब जैसे हमें आटा लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, रोज रोज आटा पिसाना, आटा गेहूं पिसाना, अनाज को पिसवाना, थोड़ा सा इसमें एबनॉर्मल भी है। तो हम थोड़ा सा लंबे समय के लिए व्यापारिक स्तर पर जब आटे को संग्रहित किया जाता है तो उसमें कभी कभी और काफी लंबा समय भी लग जाता है उसको आगे बढ़ने में, पूर्ति आपूर्ति करने में। तो वहां पे अगर आटे को ऐसे ही रख लिया जाए सीधे सीधे पिसाई करवाने के बाद सीधे, तो उसके खराब होने की गुंजाइश हो जाती है। वर्तमान में प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा रोल है, खाद्य पदार्थों में प्रदूषण है। उनके प्रभावों को कम करने के लिए भी हम खाद्य पदार्थ में कुछ केमिकल्स मिलाते हैं। हम चाहते हैं खाद्य पदार्थ थोड़ा सा बेहतर दिखने में अच्छे लगे, आकर्षक लगे, उनका स्वाद बदल जाए, उनमें अच्छा स्वाद आ जाए, कुछ और भी ढेर सारे परिवर्तन हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं। तो खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के कारण भोजन में केमिकल्स क्यों मिलाए जाएं, इस पे हम सरल सा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अपने पास रख लेते हैं। काहे के लिए? भोजन के परिरक्षण के लिए, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, परिरक्षण के लिए जो हम पदार्थ मिलाते हैं उन्हें परिरक्षक कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। ठीक है, आकर्षण वृद्धि काहे के लिए? एनहेंसिंग अपील एनहेंस, यानी किसी खाद्य पदार्थ का, किसी वस्तु की डिमांड कब होती है मार्केट में, मार्केट के बेस पे इसके बारे में बात करते हैं। हम जब यूज करते हैं तब हमारे मन को अच्छा लगे, उसके लिए भी इसमें तो अपील भी तो होनी चाहिए। सब्जी बहुत टेस्टी है लेकिन उसका रंग रूप ऐसे ही नॉर्मल सा लग रहा है, खराब सा लग रहा है, तो देखते साथ भाई जब पता लगे, जब खाएंगे तब पता लगेगा, तो खाएंगे तभी पता लगेगा। तो अपील भी बहुत जरूरी है, तो आकर्षण वृद्धि जरूरी है। तो जो अपील एनहेंसिंग है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, भोजन में कुछ केमिकल्स मिलाते हैं। ठीक है, तीसरा पौष्टिक संवर्धन। पौष्टिक संवर्धन के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पौष्टिक संवर्धन? अरे पौष्टिक हो जाए, भोजन पौष्टिक हो तो उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दिए, कुछ केमिकल्स ऐड कर दिए, कुछ सब दूसरी चीजें और सब्सटेंसेस यूज कर दिए जाते हैं। तो पौष्टिक संवर्धन के लिए, यानी जो आपका न्यूट्रिटिव वैल्यूज है, न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो है उनको इंक्रीज करने के लिए एडिशनल वो
हम कुछ पौष्टिक संवर्धन के लिए कुछ केमिकल्स इसमें हम मिक्स करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो जिनके लिए हम उसमें क्या करते हैं, खाद्य योज। खाद्य योज का मतलब फूड एडिटिव्स। के लिए खाद्य योज मिलाए जाते हैं और यही हैं वे केमिकल्स इन फूड। ठीक है, अब इसके मुख्य वर्ग क्या है, मेन क्लासेस, मुख्य वर्ग क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए, हमने परिरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, तो परिरक्षक माने प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं फूड कलर्स, खाद्य रंजक, फूड कलर्स। ये आकर्षण वृद्धि के लिए फूड कलर्स वगैरह मिलाए जाते हैं। तीसरे हम इसके लिए क्या लेके आते हैं, सुरुचि कारक। सुरुचि कारक का मतलब क्या होता है, डू यू नो? सुरुचि कारक का मतलब होता है फ्लेवर्स। और मधुरक, मिठास उत्पन्न करने के लिए जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं, मधुरक। यहां पे हम कृत्रिम मधुरक के बारे में बात करेंगे, वैसे मधुरक तो और आप प्राकृतिक मधुरक आप कुछ हद तक जानते हैं। और भी हम देख लेते हैं पायसी कारक, स्थायी कारक। पायसी कारक किसके लिए, बसा के लिए, तो बसा एमल्सिफायर हम यूज करते हैं। और क्या चाहिए हमें, स्थायी कारक, स्थायी कारक, स्टेबलाइजिंग एजेंट, इनकी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। परिरक्षक हो गए, खाद्य रंजक हो गए, सुरुचि कारक हो गए, मधुरक हो गए, पायसी कारक हो गए, स्थायी कारक हो गए, और भी हमें पढ़ने हैं इसमें से। ठीक है, तो भोजन मिलाने के, जो भोजन में केमिकल्स मिलाने के कारण मेनली ये है, ये आप याद कर लीजिए। फिर भोजन में जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं उनके इंपॉर्टेंट क्लासेस कौन कौन से हैं ये हमने बताए हैं। अभी हम और भी आगे कुछ बढ़ा रहे हैं। सारी क्लासेस के सिर्फ नाम और उनका सामान्य परिचय हमें चाहिए। पायसी कारक हो गया, स्थायी कारक हो गया, आटा सुधारक। आटा सुधारक क्या होते हैं मालूम है भाई, आटे की क्वालिटी अच्छी लगने लग जाए, नंबर 1 ये होता है। ठीक है, और वे बासीपन को रोकने में सहायक हैं, बासीपन को रोकने में सहायक हैं। आटे में ज्यादा कलर आया, उसकी कलर को मेंटेन करना है, व्हाइट कलर करके रखना है, तो उसमें कुछ व्यंजक मिलाते हैं। ठीक है, काहे के लिए, बासीपन रोकने के लिए और विरंजन करने के लिए, विरंजन। आटा सुधारक का मतलब जानते हैं आप लोग, फ्लोर इंप्रूवर्स, फ्लोर इंप्रूवर्स। जो बासीपन रोकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंटी स्टेलिंग एजेंट। बासीपन रोकने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं उन्हें एंटी स्टेलिंग, स्टेलिंग माने होता है बासीपन होना, एंटी स्टेलिंग एजेंट। और विरंजक जो एबनॉर्मल कलर्स को दूर करते हैं, यानी कलर डिकलराइज कर देते हैं। और भी कुछ हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए। प्रति आपसी कारक,
एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या है ना कि कभी कभी ऑक्सीकरण की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण से शरीर को भले हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर ऑक्सीकरण की दर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो ऊर्जा अधिक उत्पन्न होगी, वो भी नुकसानदेह हो जाती है। तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आखिर में एक क्लास और हम लिखते हैं, वैसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन अब आखिर में एक क्लास और, पोषण बढ़ाने वाले पोषणज। हिंदी बहुत पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं। पोषणज संपूरक, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का मतलब है जो भोजन के पोषण पदार्थ में पोषण तत्वों के, न्यूट्रिएंट्स के इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे यहां पे इतने भोजन में रसायन जो इनके मुख्य वर्ग हैं, परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स है, फूड कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, स्वीटनर्स हैं, एमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हैं, फ्लोर इंप्रूवर्स भी आएंगे, यहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स भी आएंगे, और यहां पे आएंगे आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ठीक है, अब इनमें से जो तुम्हें पढ़ने हैं, मेनली इनमें से तुम्हें पढ़ने हैं, यहां पे सिलेबस में है, एक ये है और एक ये है, और इसके अलावा जो इसके साथ साथ परिरक्षक के साथ हमें एंटी ऑक्सीडेंट्स भी पढ़ना है। तो इसका ये क्या है कि सप्लीमेंट के बारे में बाकी सबका, और सबसे, और फिर हम इसके बाद दूसरे हिस्से में, वीडियो के इसी भी क्लास के दूसरे हिस्से में हम क्लीनिंग एजेंट्स के बारे में बात करें। लेकिन पहले भोजन में रसायन के बारे में हम सारी बातें डिटेल्स में कर लेते हैं। ये हैं भोजन में रसायनों के मुख्य वर्ग, इनको याद कर लीजिए। चलिए, हम सबसे पहले परिरक्षक के बारे में बात करते हैं। हम जितना भी खाद्य पदार्थ है वातावरण में यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से भी हम इकट्ठा करते हैं। अब अगर उनको ऐसे ही फ्रीली छोड़ दिया जाए तो हम जानते हैं ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे नेचर में होते हैं, और उनको हम 100% रोक तो सकते हैं, 100% रोक तो हम सकते हैं। अब उनको नहीं रोक सकते, लेकिन हम उनकी वृद्धि तो रोक सकते हैं, उनकी वृद्धि रोक सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके बारे में एक सरल सी बात बताते हैं हम। सबसे पहले अपने घरों में, ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में अचार डालने की प्रक्रम देखी होगी। अचार में क्या होता है, नमक ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है और ऑयल मिलाया जाता है। आमतौर पे अचार को ऑयल में डुबो के रखा जाता है। दो बातें होती हैं, ऑयल क्या करता है, जो माइक्रोब्स की एंट्री को रोकता है। नमक जो होता है वो माइक्रोब्स के डेवलपमेंट को स्टॉप कर रोक देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा अचार लंबे समय तक बना रहता है, एक आध साल तक, सालों तक भी, एक आध साल तक भी चल जाता है ये। हम ये नहीं कि 2, 4, 6, 10 दिन तक की बात हम करें, हम साल भर तक की भी बात रख सकते हैं। सूक्ष्म जीवियों को, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसे रसायन, केमिकल्स, रसायन या रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि रोककर और उन्हें नष्ट करके, रोककर और उन्हें नष्ट करके खाद्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों का रक्षण करते हैं।
उन्हें कहा जाता है खाद्य परिरक्षक। ठीक है, क्या है ये? साधारण नमक, मोस्ट कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव, साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक के बाद आप वनस्पति तेल के बारे में बात करते हैं, वेजिटेबल ऑयल। कॉमन सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल, चीनी, शुगर, ये भी एक प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो पैक्ड फूड में यूज किया जाता है, पैक्ड फूड में, वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक सॉल्ट है, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है। ये मेनली, ये हम अपने व्यवहारिक दैनिक जीवन में, साधारण जीवन में हम इनका यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव्स पे। ये इंडस्ट्रियली यूज किया जाता है, घर पे भी यूज कर सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है। इनके अमाउंट कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, नमक थोड़ा कम या ज्यादा हो, तेल थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए, चीनी कम या ज्यादा हो जाए, तो ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करती, इनको हमारा शरीर मेंटेन कर लेता है। लेकिन सोडियम बेंजोएट का अमाउंट जो है वो एक्सपर्ट की जानकारी, हमें जब जानकारी हो, प्रॉपर जानकारी हो, कितनी रिक्वायरमेंट है तो वो मिलाया जाए। तो आमतौर पे ये औद्योगिक स्तर पे हम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमनली ये यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सॉर्बिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल, के सोडियम लवण, आमतौर पे सोडियम लवण और पोटेशियम लवण भी यूज किए जा सकते हैं। यह है खाद्य परिरक्षक प्रिजर्वेटिव्स। वे रसायन और वे केमिकल्स जो सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि रोकते, कौन से? भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकते हैं और नष्ट कर देते हैं, खाद्य पदार्थों का रक्षण करते हैं, उन्हें कहा जाता है खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव्स। कॉमनली साधारण नमक, वनस्पति तेल, चीनी, ये बात पता नहीं कब से यूज किए जा रहे हैं। सोडियम बेंजोएट को यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट को यूज किया जाता है। इसकी लिमिटेड अमाउंट यूज की जाती है, क्वांटिटी यूज की जाती है, ऐसा नहीं कि ढेर सारा, बहुत थोड़ी सी अमाउंट यूज करो। ये एक्सपर्ट की जानकारी में इनको यूज करना चाहिए। जैसे सॉर्बिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड के भी सॉल्ट जो होते हैं, ये सॉर्बिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड के भी जो सॉल्ट होते हैं, ये भी प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किए जाते हैं। लेकिन प्रिजर्वेटिव्स कुछ और भी हैं, प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, लेकिन उनको क्या कहा जाता है? प्रतिऑक्सीकारक। यानी खाद्य परिरक्षकों का दूसरा रूप जो है वो है, खाद्य परिरक्षकों का दूसरा रूप है वो है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारकों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी रखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। प्रतिऑक्सीकारक, एंटी ऑक्सीडेंट्स, और नाम से ही पता लगता है। ऑक्सीकारक जो ऑक्सीकरण करता है, प्रतिऑक्सीकरण जो ऑक्सीकरण को रोकता है, नियंत्रित करता है या रोकता है। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की दर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी रसायन जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। केमिकल्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, उन्हें कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, ये है क्या? ये भी परिरक्षण करने वाले हैं, प्रिजर्वेटिव्स ये भी हैं। क्या करते हैं? इनकी क्या है? ऑक्सीजन के साथ इनकी
अभिक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र होती है। किससे? खाद्य पदार्थों के सापेक्ष। खाद्य पदार्थों के सापेक्ष ये पदार्थ तेजी से अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं, तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नियंत्रित हो जाता है। अब जितने ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम उनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। मेनली दो यूज किए जाते हैं, एक है BHT, ऐसे ही नाम से आते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। और एक है BHA, इसका नाम है, ये है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये टोलुइन है, ये एनिसोल है। फर्क कितना है? टोलुइन में क्या आएगा? मिथाइल ग्रुप आएगा, और इसमें ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी का मतलब, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी का मतलब होता है ब्यूटॉक्सी। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी का मतलब, इसका अगर हम बात करें तो ये ब्यूटॉक्सी है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ब्यूटॉक्सी। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है, सिट्रिक एसिड अगर थोड़ा सा मिला दिया जाए, सिट्रिक एसिड प्रभावी बनाता है। ये बात याद रखते हैं। प्रतिऑक्सी कारक में BHT और BHA है। BHT का फुल फॉर्म पूरा नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHA का ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है। दोनों के दोनों एक अच्छे प्रतिऑक्सी कारक है, मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडेंट्स हैं। ये सिट्रिक एसिड की मौजूदगी में बेहतर काम करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हम और बताते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम यूज कर लें, काहे में यूज कर लें सल्फर डाइऑक्साइड, या कोई सल्फाइड सॉल्ट हम यूज कर लें, तो ये वाइन में और बियर में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। कौन? SO2 एंड सल्फाइड सॉल्ट्स, लाइक सोडियम सल्फाइड, मेनली सोडियम सल्फाइड, क्योंकि सोडियम आयन काम का होता है। ये क्या है? वाइन के लिए, वाइन के लिए, बियर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स है। शुगर सिरप है, उनके लिए भी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड सॉल्ट क्या काम करते हैं? वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। अब चलिए हम इसके बाद चलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, कृत्रिम मधुरक। स्वीटनर्स और स्वीटनिंग एजेंट्स। अब जब मधुरक के बारे में हम बात करें तो चीनी क्या है? इसको याद रखिए, चीनी, सुक्रोज, केन शुगर, ये प्राकृतिक मधुरक है। और आमतौर पे व्यवहारिकता में हम जितने खाद्य पदार्थों में मिठास उत्पन्न करते हैं उनके लिए हम चीनी का प्रयोग करते हैं आमतौर पे। अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जरूरत के हिसाब से भी चीजें आ गई हैं। कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, खाद्य पदार्थों में मिठास उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त रसायन जो कृत्रिम विधि द्वारा
बनाए गए हैं, उन्हें कहा जाता है कृत्रिम मधुरक। ठीक है। सबसे पहले जो कृत्रिम मधुरक बनाया गया, सबसे पहले जो कृत्रिम मधुरक बनाया गया, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रथम, फर्स्ट, वो है सैकरीन। सैकरीन है ये। ठीक है। ये क्या है? लगभग 550 गुना, 550 गुना मीठा पदार्थ है। किससे? प्राकृतिक मधुरक चीनी से। लगभग 550 गुना। पाचन नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होती है, बस केवल स्वाद उत्पन्न करने के लिए, मीठा उत्पन्न करने के लिए सहायक है। पाचन होता ही नहीं है, जैसे जाती है पेट में से वैसे ही निकल जाती है। ठीक है। पाचन नहीं होता है। और जब पाचन नहीं होता है और ये मधुमेह बीमार व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। डायबिटिक पर्सन्स के लिए ये उपयोगी है। अब 550 गुना मीठा है चीनी से, यानी जहां पे 550 ग्राम चीनी जरूरी है मिठास के लिए किसी व्यक्ति के लिए, वहां पे सिर्फ 1 ग्राम सैकरीन से काम चल जाता है। तो 1 ग्राम सैकरीन वैसे ही हो गया जैसे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये अगर हमारे डाइजेशन सिस्टम में जाएगी भी तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कब के लिए? जब 550, जितने टाइम में हमें 550 ग्राम चीनी की रिक्वायरमेंट है, उसमें हम सिर्फ 1 ग्राम सैकरीन, यानी बड़ा सोच समझ के कैलकुलेटेड अमाउंट का हमें यूज करना होता है सैकरीन का। इसके लिए क्या किया जाता है? साथ में कुछ एडिटिव मिला दिए जाते हैं। ऐसे एडिटिव मिला दिए जो शुगर नहीं है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले नहीं है, वे मिला दिए जाते हैं। ठीक है। इसका हम नाम लिखते हैं। इसका नाम होता है ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। ये क्या है? ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। इसको हम कहते हैं सैकरीन। अब इसके अलावा हम कुछ और नाम लिखते हैं जिनके हमें नाम याद रखने हैं। एस्पार्टेम, सुक्रेलोस, और एरिटेम। हमें इन तीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है। एस्पार्टेम क्या है? ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है। ये बनता कैसे है? ए मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलिनीन। एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलिनीन की रिएक्शन से जो डाइपेप्टाइड बनता है उसका मिथाइल एस्टर होता है। ठीक है। मतलब एस्पार्टिक एसिड हम जानते हैं एक अल्फा अमीनो एसिड है, और दूसरा आपका क्या है? फिनाइल एलिनीन। ये भी एक अल्फा अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आता है। इन दोनों की रिएक्शन से बनता है डाइपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइड इसमें क्या होता है? मिथाइल एस्टर बना दिया जाता है। एसिड है, इससे मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम का क्या है? ये केवल और केवल ठंडे भोजन के लिए यूज में लाया जाता है, या कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड फूड्स में। कारण क्या है कि ये जो हमारा टेम्परेचर होता है, काहे के लिए? कुकिंग टेम्परेचर जो होता है, इसके लिए डिकम्पोज होना स्टार्ट। दूसरा है
ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज जो होता है उसे सुक्रेलोज कहा जाता है। एलिटेन ये हाई पोटेंसी। अब सुक्रेलोज के बारे में बात कर लें, हम स्पार्टेन के बारे में बात कर लें तो स्पार्टेन का है क्या, ये लगभग 100 गुना ज्यादा मीठा है। स्पार्टेन चीनी से लगभग 100 गुना ज्यादा मीठा है। सुक्रेलोज ये है क्या, ये चीनी जैसा दिखता है, ये चीनी जैसा दिखता है और चीनी का ही डेरिवेटिव है। और इसके अलावा एलिटेन, एलिटेन बहुत भयंकर हाई पोटेंसी स्वीटनर है। ये चीनी से लगभग 2000 गुना, चीनी से लगभग 2000 गुना होता है। एस्पार्टेन कितना होता है, चीनी से लगभग 100 गुना और सुक्रोज लगभग 600 गुना। ये लगभग 600 गुना, एस्पार्टेन 100 गुना मीठा होता है। अब ऐसा क्योंकि ये एस्पार्टेन 100 गुना मीठा होता है, इसको मैनेज करना आसान होता है। सुक्रोज बहुत ज्यादा 600 गुना, इसको भी मैनेज करना मुश्किल काम है थोड़ा, इसको भी मैनेज करना मुश्किल काम, लेकिन इसका यूज करते क्या ना, एस्पार्टेन यूज किया जाता है, लेकिन कहां पे, ठंडे पदार्थ में इसका जारी है। एलिटियम 2000 गुना, इसको तो नियंत्रित करना बहुत, यानी जहां पे हम 1 ग्राम एलिटियम यूज करें तो उसके लिए 2000 किलो चीनी की रिक्वायरमेंट है। 2000 किलो चीनी यानी 2 कुंतल चीनी में जितनी मिठास उत्पन्न होगी उतनी 1 ग्राम एलिटियम में मिठास उत्पन्न होगी। तो इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ये हैं आपके मेन स्वीटनिंग एजेंट्स जिनके बारे में आपको डिटेल्स में केवल संक्षिप्त परिचय के बारे में हमें इसके बारे में पढ़ना है। सेक्रीन 5.5 गुना मीठा होता है, एस्पार्टेन 100 गुना मीठा है, सुक्रोलेज 600 गुना मीठा है, एलिटियम 2000 गुना मीठा है। यही हमें सुक्रेलोज क्या है, सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है। एस्पार्टेन क्या है, ये एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन के जो डाइपेप्टाइड बनता है उसका मिथाइल एस्टर है। इतनी चीजें याद रखनी है। सेक्रीन क्या है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड है। और चीनी क्या है, सब जानते हैं, प्राकृतिक मधुरक है, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन वो तुम्हें यहां पे पढ़ने नहीं है, उनका केवल परिचय हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक जो है वो है, पढ़ लीजिए, शोधन अभिकर्मक। क्लींजिंग एजेंट्स, यानी वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर, वस्त्र और पृष्ठीय की साफ सफाई में प्रयोग किए जाते हैं। केमिकल्स विच आर यूज्ड टू क्लीन बॉडीज, क्लॉथ्स, सरफेसेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनको साफ सफाई करने में जो सब्सटेंसेस यूज में लाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है शोधन अभिकर्मक, क्लींजिंग एजेंट्स। क्लींजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? क्लींजिंग एजेंट होते हैं साबुन, सोप्स, अपमार्जक, अपमार्जक माने डिटर्जेंट्स, शैम्पू, लेकिन शैम्पू क्या है, साबुन का ही एक रूप है ना। शैम्पू भी साबुन में से ही एक क्लास बना है। तो हमें 2 है मेनली, साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक 2 अलग अलग चीज, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, 1-2 ही सब्सटेंसेस नहीं, सब्सटेंसेस बहुत सारे हैं। साबुन के साथ समस्या क्या है, ये सॉफ्ट वाटर में तो काम करता है प्रॉपर्ली, लेकिन हार्ड वाटर में ये परेशान हो जाता है, ये काम नहीं करता, खुद नष्ट हो जाता है। जबकि डिटर्जेंट क्या होता है,
ये सॉफ्ट वाटर में काम भी करेगा, हार्ड वाटर में भी काम भी करेगा, हाई टेम्परेचर में भी काम कर जाता है, लो टेम्परेचर पे भी काम कर जाता है। इसको टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है और इम्प्योरिटीज जो हार्डनेस प्रोड्यूस करने वाले सॉल्ट्स हैं वे भी परेशान करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें संक्षिप्त रूप में साबुन के बारे में, संक्षिप्त रूप में हम अपमार्जक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। साबुन, सोप्स क्या हैं, केमिकली क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये छोटी छोटी बातें हमें याद करके रखिए। साबुन, सोप्स क्या है ये? उच्च बसा अम्लों के धातु लवण, रासायनिक दृष्टिकोण से ये परिभाषा है। उच्च बसा अम्लों का मतलब यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है मेनली 15 से 20 तक होती है। वे उच्च बसा अम्ल, बसा अम्ल माने फैटी एसिड्स, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग लॉन्ग कार्बन चेन हैविंग 15 to 20 कार्बन एटम्स, उन्हें कहा जाता है उच्च बसा अम्ल, हाई फैटी एसिड। उनके धातु लवण जो होते हैं उन्हें कहा जाता है रासायनिक दृष्टिकोण से साबुन। अब धातुओं में कौन कौन हो सकता है? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कोई भी ले लें, लेकिन इनका यूज हम व्यवहारिकता में नहीं करते। व्यवहारिकता में केवल सोडियम और पोटेशियम लवण हम यूज करते हैं। तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि व्यवहारिकता में साबुन है वे जो उच्च बसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह के जो उच्च बसा अम्लों के जो लवण होते हैं वे जल में विलय नहीं होते। जब जल में घुलेंगे नहीं तो क्या साबुन का काम करेंगे? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, ये साबुन का काम करते हैं, एक क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं। दूसरी बात, बनाए कैसे जाते हैं? बसा एवं तेलों पर क्षारों की अभिक्रिया से। ये क्षार मालूम है क्या कहलाते हैं? क्षार का जो जली विलयन होता है, इसे क्षार के जली विलयन को लाई कहते हैं व्यापारिक स्तर पर। LIE नहीं लिख देना, LIE होता है। ऑयल एंड फैट्स ये क्या होते हैं? उच्च बसा अम्लों के ट्राइग्लिसराइड। ये क्या है? उच्च बसा अम्लों के ट्राइग्लिसराइड एस्टर्स। ठीक है, ये होते हैं आपके साबुन। बनते कैसे हैं? अभिक्रिया से। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण, सेपोनिफिकेशन। क्या होता है? जब बसा या तेल को किसी क्षार के जली विलयन के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ग्लिसरॉल मुक्त होती है और सोडियम लवण या पोटेशियम लवण बनता है, जिसे कहा जाता है साबुन। जैसे सामान्य रूप में हम बात कर लेते हैं, एक सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन लेते हैं। ये एक कॉमन फॉर्मूला है किसका? बसाया तेल का। R प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? लाई है। ये क्या है? या तो ऑयल है या फिर फैट है। सैचुरेटेड है तो फैट है और अनसैचुरेटेड है तो ऑयल है। हीट करिए स्ट्रांगली, क्या निकल जाएगी? ये
एक अल्कोहल है ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। ये क्या है? ग्लिसरॉल। ये अलग हो जाती है और बनता है RCOONA। ये क्या है? सोप है। ये तीनों अल्काइल ग्रुप अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। साबुन तीन अलग अलग यौगिक हो सकते हैं और एक ही हो सकता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन। बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है। अब हम यहां पे बात करेंगे साबुनों के प्रकार पर। अब हम यहां पर बात करेंगे साबुनों के प्रकार पर। ठीक है, साबुनों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। साबुनों का वर्गीकरण। पहला वर्ग होता है इनका मृदु साबुन। मृदु साबुन माने सॉफ्ट सोप्स। सॉफ्ट सोप्स का मतलब जो होता है जो स्किन पे हार्श इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते। और दूसरा होता है कठोर साबुन, हार्ड सोप्स, जो स्किन को नुकसान थोड़ा सा पहुंचाते हैं। तो मृदु साबुन आमतौर पे नहाने के लिए यूज किया जाता है, टॉयलेट सोप बनाने के लिए। कठोर साबुन क्या होता है? वस्त्रों को, कपड़ों को, सरफेसेस को धोने में यूज में लाया जाता है। कठोर साबुन कौन से होते हैं? वास्तव में मृदु साबुन होते हैं असंतृप्त वसा अम्लों के लवण, और ये होते हैं संतृप्त वसा अम्लों के लवण। मृदु साबुन जो होते हैं असंतृप्त वसा अम्लों के लवण होते हैं और कठोर साबुन होते हैं संतृप्त। अब यहां पे एक बात और ध्यान, कठोर और मृदु के बारे में, ये रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पोटेशियम सोप जो है अपेक्षाकृत कठोर होते हैं, किसके? सोडियम सोप्स के। ये छोटी सी बात है। अब हम इसके बाद हम छोटी छोटी बातें और याद करके रखेंगे। साबुन के प्रकार उपयोग के दृष्टिकोण से, ये प्रकृति के दृष्टिकोण से, ये प्रकृति के दृष्टिकोण से उपयोग करते हैं और वो हम आगे जो बताने वाले हैं वो उपयोग के दृष्टिकोण से उनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे टॉयलेट सोप, नहाने का साबुन, नहाने का साबुन कुछ टॉयलेट सोप कहा जाता है। ये क्या होते हैं? उच्च कोटि के वसा और तेलों से बनाए जाते हैं। इनमें क्षार एज पॉसिबल एज, एल्कली एज पॉसिबल एज, उसमें से हटा दिया जाता है मैक्सिमम अमाउंट, या लगभग ये रखिए कि वसा मुक्त, क्षार मुक्त कर दिया जाता है। प्रकार किसके? साबुन के। कैसे? उपयोग की दृष्टि से। कौन कौन से? सबसे पहले नहाने का साबुन। नहाने का साबुन का मतलब होता है टॉयलेट सोप्स। ठीक है, ये क्या है? इनको प्रसाधन साबुन भी कहा जाता है। प्रसाधन साबुन ये उच्च कोटि के वसा एवं तेलों से, मेनली तेलों से बनाए जाते हैं। क्षार मुक्त होते हैं, क्षार मुक्त होते हैं, इसलिए ये त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है। दूसरा होता है पारदर्शी साबुन। दूसरा होता है पारदर्शी साबुन।
कुछ नहीं है, ये देखने दिखाने में है, उपयोग के दृष्टिकोण से। ट्रांसपेरेंट सोप्स। ट्रांसपेरेंट सोप्स कैसे बनाए जाते हैं? साबुन को अल्कोहल में घोलकर, साबुन को अल्कोहल में घोलकर उसमें जितनी भी अशुद्धियां होती है उन सबको निकाल, साबुन में अल्कोहल में साबुन का जो घोल होता है, विलयन होता है, पूर्णतः पारदर्शी होता है। फिर धीरे 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 अल्कोहल को क्या किया जाता है, उसमें इवेपोरेट कर देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, अल्कोहल सॉल्यूशन को पानी के ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व कर लिया जाता है, पानी के ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व कर लिया जाता है, डाइल्यूशन। फिर धीरे 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 वेपोराइजेशन कर देते हैं पानी का और अल्कोहल का, फिर हमें सॉलिड कंटेंट मिलता है, वे होते हैं पारदर्शी साबुन। पारदर्शी साबुन के बाद क्या आता है, पानी पे तैरने वाले, पानी पर तैरने वाले साबुन। ये सब खेल है लोगों के, काहे के लिए होता है? इसको हम पानी में घोल देते हैं तो ये सरफेस पे बबल्स बना लेता है और सरफेस पे ही तैरता रहता है, नीचे नहीं जाता है। तो क्या हो जाता है कि साबुन ऊपर तैरता रहता है तो पानी के साथ कांटेक्ट नहीं होने वाला है। कैसे बनाते हैं? जब साबुन सेट हो रहा होता है, क्योंकि साबुन क्या होता है कि जब बनाया जाता है तो वो मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई अवस्था में, उसमें धीरे धीरे एयर पास करते रहते हैं और उसको सेट होने दिया जाता है, जमने दिया जाता है। तो उसमें क्या हो जाते हैं, बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। बबल प्रोड्यूस हो जाते हैं तो जब बबल पानी हवा भर जाती है, स्पेस प्रोड्यूस हो जाता है इनसाइड द सोप, तो क्या होता है, वो तैरने लग जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पे, औषध साबुन, मेडिकेटेड सोप्स। मेडिकेटेड सोप्स क्या है कि ऐसे साबुन जो त्वचा के लिए औषधि के जैसे काम करना शुरू करें। सोप्स तो कर नहीं सकते, तो कुछ में उसमें एडिशनल सब्सटेंसेस उसमें मिला दिए जाते हैं, एडिशनल सब्सटेंस उसमें मिला दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकार। नहाने का साबुन है उच्च कोटि, बस इसी के बारे में हम ज्यादा ध्यान रखें। पारदर्शी साबुन का याद बनाने कैसे बनाया जाता है, अल्कोहल में घोला जाता है, फिर पानी में मिला के ढेर सारा विलयन बना लिया, फिर धीरे धीरे वाष्पीकरण, तो ये पारदर्शी सॉलिड मिलता है। पानी में तैरने वाले में इसमें बॉल्स प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं तो तैरने लगे। औषध साबुन क्या है, इसमें कुछ औषधि की युक्त भी हमने पढ़ा हुआ है औषधियों में, है ना, जैसे एंटीसेप्टिक है, इस टाइप के कुछ सब्सटेंस उसमें मिला दिए जाते हैं तो साबुन बन जाते हैं। अब हमसे एक बात पूछनी है, हमें बतानी है, कि पूछनी भी थी, खैर अब हम पूछ नहीं रहे हैं, फिर बता रहे हैं। साबुन जो होते हैं वो कठोर जल में काम क्यों नहीं करते? साबुन जो है कठोर जल में उपयोगी नहीं है, क्यों? Soaps are not useful in hard water. Why? क्योंकि साबुन कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों से अभिक्रिया करके नष्ट हो जाते हैं। साबुन क्या करता है, जैसे कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण कौन कौन से हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड, ये लवण जो है साबुन से अभिक्रिया कर जाते हैं। जैसे साबुन से अभिक्रिया कैसे कर जाते हैं? RCOONA reacts with calcium chloride to give RCOO whole twice Ca plus NaCl। ये साबुन है, विलेय साबुन है और ये अविलेय साबुन है। ये कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थ। ये जो है अविलेय साबुन है, स्कम
स्कम बना लेते हैं। गंदगी होती है, स्कंदित पदार्थ होता है जो ये बना लेता है। तो ये रीजन है। साबुन क्या करता है, कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों से अभिक्रिया करके नष्ट हो जाता है। सो बिकम डिस्ट्रॉयड बाय द रिएक्शन विथ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग हार्डनेस एंड वाटर लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये 6 मुख्य लवण हैं जो साबुन में पानी में कठोरता उत्पन्न करते हैं, जल में कठोरता उत्पन्न बनाते, कठोर जल बनाते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपमार्जक के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में। कौन से डिटर्जेंट? संश्लेषित ही होते हैं, साबुन भी संश्लेषित ही होते हैं, ये प्राकृतिक नहीं होते। ठीक है, प्रकृति में बसा और तेलों का क्षार के साथ डायरेक्टली नहीं होता है। अपमार्जक डिटर्जेंट्स साबुन के समान होते हैं लेकिन साबुन नहीं होते हैं। साबुन समान, उपयोगी, परंतु साबुन नहीं। कठोर जल में भी उपयोगी, इसीलिए इनकी ज्यादा महत्ता बढ़ गई। इनके 3 प्रकार हैं। पहला होता है धनायनिक, कैटायनिक। दूसरा होता है ऋणायनिक, एनायनिक। और तीसरा होता है अनायनिक। धनायनिक, ऋणायनिक और अनायनिक। अनायनिक की शुरुआत करते हैं हम। पहले सिंपल परिचय, फिर इसके बाद हम एक एग्जांपल देते हैं और खत्म करते हैं इसको। अनायनिक मतलब ऐसे जो आयन प्रोड्यूस नहीं करते, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सारे के सारे मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं। और आयनिक जो है, चाहे ऋणायनिक हो चाहे धनायनिक हो, एनायनिक और कैटायनिक दोनों के दोनों लवण होते हैं। आमतौर पे सोडियम लवण होते हैं, अलग अलग प्रकार के अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है। ऋणायनिक में इनका ऋणायन जो होता है वो क्लींजिंग एजेंट का काम करता है। धनायनिक में जो धनायन होता है वो क्लींजिंग एजेंट का काम करता है। इनका धनायन वेस्ट होता है, इनका ऋणायन वेस्ट होता है, इनमें आयन होता ही नहीं है। चलिए, साबुन समान उपयोगी परंतु साबुन नहीं है, भी उन्हें कहा जाता है अपमार्जक, जो कठोर जल में भी उपयोगी होते हैं, क्लींजिंग एजेंट्स हैं। 3 प्रकार हैं, धनायनिक, ऋणायनिक और अनायनिक। धनायनिक लवण है, ऋणायनिक लवण है। अनायनिक क्या होते हैं? ये आणविक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, आणविक यौगिक। इसका धनायन काम करता है, इसका ऋणायन काम करता है, उसके मॉलिक्यूल्स काम करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तीनों प्रकार के ऋणायनी अपमार्जक। एनायनिक डिटर्जेंट्स। एनायनिक डिटर्जेंट्स क्या है? ये एल्कोहलों के हाइड्रोजन सल्फेट, एल्कोहलों से हाइड्रोजन सल्फेट यानी ROH से ROSO3H और हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनिक व्युत्पन्नों, हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनिक व्युत्पन्नों, आमतौर पे
आर ये होते हैं के सोडियम लवण, वे होते हैं एनायनिक डिटर्जेंट्स। इनमें क्या है, इनमें है क्या, लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनिक व्युत्पन्नों के सोडियम लवण जो होते हैं वो एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं। इसका ROSO3 आयन ये क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। इसका R आमतौर पे SO3 आयन क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। ये बात याद करते हैं। अब हम इसमें से एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम लवण मेनली है, पोटेशियम लवण भी हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल ले लें हम सिंपल, सोडियम लॉरेल सल्फेट मोस्ट कॉमन डिटर्जेंट, सोडियम लॉरेल सल्फेट। सॉरी, ये है सोडियम लॉरेल सल्फेट, एक डिटर्जेंट। और दूसरा है सोडियम डोडेसिल सल्फोनेट, डोडेसिल सल्फोनेट। डोडेसिल माने 12, डोडेसिल बेंजीन SO3HA, सॉरी इसमें ये SO3Na, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। ये है आपका दो बेसिक और मेन एग्जांपल्स। सोडियम लॉरेल सल्फेट CH3 CH2 10 टाइम्स यानी 12वां ये है, 12 कार्बन एटम्स है इसमें, 12 इसमें डोडेसिल आयन हो गया, फिर बेंजीन है, फिर सल्फोनिक एसिड का। ये आपके एनायनिक डिटर्जेंट्स है। अब हम कैटायनिक डिटर्जेंट्स के बारे में बात करते हैं। धनायनिक अपमार्जक, कैटायनिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, क्या है ये? लंबी श्रृंखला के एमिनो के चतुष्क लवण, चतुष्क अमोनियम लवण, एक कार्बनिक समूह कैसा है? लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त। ये बात याद रखना है। चतुष्क अमोनियम लवण में जो है एक कार्बनिक समूह लंबी कार्बन श्रृंखला, ये क्या होगा? ये धनायनिक भाग है यानी धनायन है। एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये क्या है? इनके ऋणायन है।
ये काम जो है, ये धनायनिक भाग है, ये क्लींजिंग एजेंट है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आर 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 पॉजिटिव और यहां पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ हो सकता है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकता है। यहाँ पे क्लोराइड हो सकता है और ब्रोमाइड हो सकता है और एसीटेट आयन हो सकता है। ये जनरल फॉर्मूला है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम ले लें, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। एग्जांपल, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। सूत्र लिख सकते हैं हम इसका आराम से। सेटिल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? सेटिल में 16 कार्बन। CH3 CH2 CH2, दिस इज सेटिल। N 1 2 3 CH3 CH3 CH3, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और इसमें N है। ये है सेटिल ट्राइमेथाइल। ये जीवाणुनाशक होते हैं। ये जो धनायनिक होते हैं ये जीवाणुनाशक होते हैं, बैक्टीरिया सिडर। ठीक है, याद रखिए। ये कॉमन फॉर्मूला है, ये एग्जांपल है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, 3 सरल होंगे और एक लंबी श्रृंखला होगा। यहाँ ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, कुछ भी, क्लोराइड आयोडाइड नहीं हुआ, सॉरी, ब्रोमाइड और क्लोराइड होंगे एसिडिक। आयोडाइड भी को हम मान सकते थे, लेकिन वो क्या है, लेस सॉल्युबल होते हैं ना, इसलिए हम उनको नहीं मानते। और आखिरी बचा हुआ है क्या है, अनायनिक अपमार्जक। अनायनिक डिटर्जेंट। क्या है ये? लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त वसा अम्लों, लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त वसा अम्ल प्लस पॉलीग्लाइकॉल, इनकी अभिक्रिया जब होती है तो बनता है एस्टर। ये जो एस्टर होता है ये होता है अपमार्जक, डिटर्जेंट। कैसा? अनायनिक डिटर्जेंट। जैसे स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, और पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, इससे जो बनता है वो होता है एक डिटर्जेंट। क्या फॉर्मूला होता है डिटर्जेंट का? देखिए, ये होता है स्टीयरिक एसिड, ये होता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। इनकी रिएक्शन से जो बनेगा वो होगा ये CH3 CH2 16 टाइम्स COO,
अब यहां पे आएगा CH2 COO CH2 CH2O N टाइम CH2 CH2OH। ये क्या है? डिटर्जेंट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एस्टर ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें एल्कोहलिक ग्रुप होता है और ढेर सारे इथरिक ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। आयनिक अपमार्जक दो हैं, धनायनिक ऋणायनिक। अनायनिक अपमार्जक एक है। कैसे बनते हैं, क्या होते हैं? ये एस्टर होते हैं। कौन से? जब लंबी कार्बन श्रृंखला वसा अम्ल जो है पॉलीग्लाइकॉल से रिएक्शन करता है। पॉलीथाइलिन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल कोई भी हो सकता है। जब इनके साथ रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस बनता है। जैसे स्टेरिक एसिड और पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल डिटर्जेंट बनाता है रिएक्शन। ये स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल का, और ये जो नीचे बना हुआ है ये डिटर्जेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। ये है आपका दैनिक जीवन में रसायन के लिए चौथी क्लास, चौथा वीडियो। और इसके बाद जो है आपको इस चैप्टर में और ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि NCERT में इतना ही सिलेबस है, ठीक है। ओके, बाय।